हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड पवन। इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सचिन। सचिन, आपने पहली बार जुड़े हो क्या? मैं कंटिन्यू जुड़ता हूँ सर। कल की क्लास में थे आप? नहीं नहीं, कल की नहीं थे एक्चुअली। मैं ना थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। ओके। चलो, जो आज हम्म, की क्लास है हमारी, वो है ऑब्जेक्शन की क्लास। ठीक है। ओके। हाँ। तो ऑब्जेक्शन जो आती है, वो मेनली ट्रेडमार्क में तीन तरह की आती है। थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन आते हैं मेनली। ठीक ओके। है। एक आते हैं अंडर सेक्शन 91A, 91B, और किसमें आती है? सेक्शन 11। 11। सेक्शन 11। ठीक है। जो 91A और 91B, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, दिख रही है सर। ठीक है ना? तो 91A और 91B की जो ऑब्जेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। क्या बोलते हैं? सेक्शन सेक्शन 91A किया। एब्सोल्यूट ऑफ ग्राउंड। ऑब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। मतलब कि हमारे पास पूरे ऐसे रीजन है, परफेक्ट रीजन है, जिससे आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। ठीक है। और सेक्शन 11 होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। तो सेक्शन 11 कंपैरेटिवली सिंपल होता है। सेक्शन 11 कब आएगा? इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। मतलब को अभी हम देखेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं। 91A का मतलब होता है, सिंपल एक सिंगल शब्द में कहें तो, कॉमन वर्ड। 91B का मतलब होता है, वो बोलेंगे कि आपको हम ये ट्रेडमार्क इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपका क्या है, जो आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो क्या है, कॉमन वर्ड है। और कॉमन वर्ड पे आपको कंट्रोल नहीं दिया जा सकता। ठीक है। क्योंकि ट्रेडमार्क देने का मतलब वो नाम आप किसी को यूज नहीं करने दोगे, है ना? तो कॉमन वर्ड हो गया। दूसरा क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव है। नेचर का क्या है, जो आपके काम को बता रहा है, अपनी काइंड, क्वालिटी, है ना, किस किस को आपको डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे ये देखो, ये क्या है, कपिल, ये बॉडी वेल। बॉडी वेल मतलब ये पहले ही बता रहा है कि ये जो ट्रेडमार्क ले रहे हैं आप किस काम के लिए ले रहे हैं, है ना? ओके। ये जहांगीर बेकर्स, तो बेकर शब्द आ गया, आपने नाम से ही बता दिया कि हमारे बेकरी की शॉप है। डिस्क्रिप्टिव है ये नेचर। ओके। ठीक है। तो अगर ओके। आपके ट्रेडमार्क से आपका काम को पता पता डेजिग्नेट हो जाएगा, आपका काम डेजिग्नेट हो जाएगा, आपकी काइंड पता चल जाएगा। है, जैसे ये पहला वाला भी देखो, यादव स्वीट एंड स्वीट्स, नमकीन एंड ड्राई फ्रूट, है ना? तो बता दिया कि आप क्या काम करोगे, स्वीट्स का, नमकीन का और ड्राई फ्रूट। तो इन्होंने बोला कि जब आज ट्रेडमार्क से आपके काम का पता चल जाए, ऐसा ट्रेडमार्क हम नहीं देंगे। तो वो क्या आता है 91B में, जिसमें आप क्या बताते हो, अपनी काइंड को बताते हो, काइंड। है ना? क्वालिटी, जैसे आपने बता दिया बेस्ट टी, तो काइंड बता दिया आपने, है ना? और कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाता है ना सर। हाँ, क्वालिटी बता दिया आपने, प्योर ऑयल, हम्म। काइंड ऑफ, है ना? क्वालिटी, क्वांटिटी बता दी। क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होगा, बताओ, बोलो। ऐसे, क्वांटिटी सर, 100 ग्राम गरम मसाला। ऐसे इस टाइप से, या 24 कैरेट गोल्ड, हम्म। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या आपने बिजनेस के बारे में आप बता दोगे तो 91B लग जाएगा। और सेक्शन 11 कब लगेगा, जब आपका ट्रेडमार्क किसी के ट्रेडमार्क से सिमिलर होगा, जैसे बोलते हैं साइटेड मार्क, है ना? तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो फॉर टाइमिंग में ये हटा रहा हूं। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। मतलब ये टफ होता है क्लियर करना। 11 में तो क्या है, आपको उससे अलग बताना है कि हाँ भाई, उसका ट्रेडमार्क हम हमसे कैसे अलग है, हमने पहले अप्लाई किया हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन गुड्स की हमारी अलग है। तो उसमें वो सिंपल होता है, वो तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें टफ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एप्लीकेशन सेक्शन देखते हैं। 91।
हाँ 918 की ऑब्जेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो जी, अब इन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है क्या, यादव स्वीट्स। इन्होंने डिवाइस मार्क अप्लाई किया हुआ है क्या, यादव स्वीट्स, स्वीट नमकीन एंड ड्राई फ्रूट, राइट। हम्म, क्लास कौन सी है, 43, ठीक है। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन को पढ़ो, क्या ऑब्जेक्शन आई है। 9A। 918 में क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्शन कॉमन इज रेज, सरनेम। हाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। हाँ सर। द ऑब्जेक्शन इज रेज, अभी हम 91A देखेंगे खाली। द ऑब्जेक्शन इज रेज अंडर 99 सेक्शन 91A of Trademark Act 1999. The mark is common surname सर and such is not capable to distinguish the डिस्टिंग्विश goods or गुड्स service एंड from one सर्विस। person to another person. ओके। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई आपका जो नाम है ये एक सरनेम है, और ये अपने आप को मतलब डिस्टिंक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपका नाम के अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, जो किसी और से ना हो, ठीक है। तो इस अब इसका इसका हम रिप्लाई फाइल करना सीखेंगे, है ना। ओके। इसके अंदर क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो जहां डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है वो 91A लगेगा, ठीक है। कॉमन नेम है, इन्होंने बोला है कॉमन सरनेम, मतलब कॉमन वर्ड है ये। अब इसको कैसे डिस्टिंक्ट करेंगे, क्या रिप्लाई फाइल करेंगे, वो हम देखेंगे। पर इस टाइप के इश्यूज आते हैं एक। फिर अगली एप्लीकेशन देखते हैं, पहले आप एप्लीकेशन को एनालिसिस करते हैं। 91A, 91B। 91B में आप डिस्क्रिप्टिव अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, है ना। इंटेंट पर्पस को शो कर रहे हो कि आप क्या काम करोगे। और 91A में आपका क्या बोला है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो डिवॉइड नहीं करता है, डिवॉइड नहीं है मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, कुछ अलग नहीं है, कॉमन नहीं, है ना। तो ये दोनों शब्द है, जब कुछ कॉमन नेम होगा तो 91A लगेगा। जब आपका इंटेंट पर्पस, उससे आप क्या काम करोगे, इंटेंट पर्पस अगर डिस्क्राइब होगा तो 91B लगेगा, है ना। तो ये बोला इसमें। अब दूसरा देखते हैं, माई रेंट वर्क। हम्म, तो इन्होंने क्या बोला है माई रेंट वर्क के लिए, 9 में लगा दिया कि ये क्या है, जर्नल शब्द। क्योंकि पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, रिप्लाई तो हम कब फाइल करेंगे, है ना। क्या बोला इन्होंने, द मार्क इज नॉन डिस्टिंक्टिव एंड एज सच नॉट कैपेबल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब किसी और से अलग होने के, अलग नहीं हो सकता ये, ऐसा बताया गया। तो इसमें भी क्या लग गया, 91A, ठीक है। तीसरे में 91A और 91B दोनों लगाया है। फिर मैंने ये भी एप्लीकेशन भेजा 9A का। The mark is a personal name and as such is not capable to distinguish the goods from one person to another, मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, मतलब अलग नहीं है, उनकी ओपिनियन है। किसकी ओपिनियन है, एग्जामिनर। और इस पे तो दोनों दोनों सेक्शंस लगा दिए हैं, 91B भी लगा दिया है ना। यस सर। क्या लगाया देखो, द मार्क कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ वर्ड एंड इंडिकेशन विच में सर्व द ट्रेड डेजिग्नेट इंटेंट पर्पस। क्या बता रहा है, और इंटेंट पर्पस। टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड अदर करेक्टर ऑफ गुड्स, मतलब ये हमने क्या है, जहांगीर बेकर्स, ये इंटेंट पर्पस बता रहा है कि आप क्या काम करोगे, बेकरी का काम, पेपर। है ना।
तो इंटेंट पर्पज आपका बता रहा है। और देखते हैं। ये 9(1)A में क्या मिलेगा, नॉन डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग नहीं है। ठीक हम्म। है। और 9(1)B में क्या मिलेगा, कि आपका क्या बता रहा है, ये आपके इंटेंट पर्पज, आपके बिजनेस को बता रहा है ना। नाम क्या है, किसान बाजार। क्या करना है इसमें सचिन, जरा लिख के भेजो, ये चेक कर रहे हैं क्या एप्लीकेशन। हाँ, ये भी सेक्शन 9A का ही है, नॉर्मल। चलो जी, ये भी देख लेते हैं। उसमें 11 भी है और 9 भी। 9(1)A भी है, 9(1)B भी है इसमें। हम्म। और 11 भी लगा हुआ है। 11 भी लगा हुआ है। VIP कार स्पा। हम्म। ठीक है। तो ये बता दिया, कार स्पा, कार की आप धुलाई करवाओगे, कार धुलाई का काम हम्म। है ना। तो हमें देख के पता चल गया कि हाँ भाई कार धुलाई का काम है इनका, कार वॉशिंग का। तो हम्म। उन्होंने बोला कि एक तो ये जर्नल हो गए, VIP कार स्पा, सारे शब्द क्या है, कॉमन वर्ड हम्म। है, तो डिस्टिंक्ट हम्म। कैरेक्टर नहीं है इनमें, है जी। ना। अगर ये ऐसे बना देता VCS, वी से ले हम्म। लेता, C ले लेता, S लेता, VCS क्या हो जाता, एक डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर बन गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने अलग हम्म। कैरेक्टर अलग बनाया हुआ है, तो वो मिल हम्म। जाता है आराम से। और ये क्या बोल रहे हैं, कॉमन शब्द भी है, और ये बिजनेस को भी बता रहा है, तो 9(1)A भी लगेगा, B भी लगेगा। और तीसरा, ये किसी से कॉमन है भी, पहले भी किसी ने लिया हुआ है। यस। ठीक है। यस। ये और ये एक है। और फिर ये कपिल केमिकल पे देखो 9(1)A लगाया हुआ है। बताओ इसमें क्या मिलेगा, अब तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। 9(1)B का ही है। कपिल केमिकल में क्या लगना चाहिए। कपिल केमिकल सर, ये कॉमन नेम लग रहा है, हाँ। केमिकल्स। जहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती है वो कॉमन वर्ड हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वहां 9(1)B लगता है, जहाँ बिजनेस की एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती है, कॉमन वर्ड हो गया जो आम भाषा में यूज होते हैं। हाँ, जैसा कि VIP वगैरह हो गया। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल। जल, पानी, ओके। VIP, कार, ये जर्नल वर्ड तो है। हाँ हाँ हाँ। कॉमन पर्सनल नेम, हम्म। है ना। मतलब इनका ट्रेडमार्क में 9(1)B और A और B का मतलब हो गया कि ऐसा नाम, ऐसा नाम जो पब्लिक के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। हम्म। ठीक है। जैसे कपिल केमिकल है, तो आदमी कंफ्यूजन हो गया, कपिल तो उसका कई लोगों का नाम भी हो सकता है ना। तो वो एक स्पेसिफिक नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर नहीं हुआ, एक कॉमन पर्सनल नेम है सच, इट इज नॉट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश द गुड्स, मतलब पब्लिक को अलग से वो बताने में असमर्थ है, नहीं। तो वहां क्या लगा देंगे, सेक्शन 9(1)A। एक और लास्ट रह गया, ठीक है। तो 9(1)B में लगाया हुआ है। जब आप अपने एक इंटेंट पर्पस को बता रहे हैं कि आपको क्या काम करना है, तो 9(1)B लगेगा, है ना। हम्म। या तो उसमें अपनी काइंड, क्वालिटी, या इंटेंट पर्पस बता रहे हैं। क्या लिखा है, बॉडी वेल। 9(1)B, number species of word indication which serve the trade। मतलब आप अपने इंटेंट क्या बता रहे हैं, काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी और इंटेंट पर्पस, मतलब बॉडी को वेल करेगा ये, इंटेंट पर्पस बता दिया। तो इन्होंने क्या लगा दिया, 9(1)B। चलो, अगर एक इन्होंने और भेजी है, ये भी देखते हैं।
केयर वन डायग्नोस्टिक सिस्टम, सिस्टम। हाँ। है ना। तो हम्म, डायग्नोस्टिक मतलब वही लैब वगैरह का काम है आपका, केयर वन हम्म, डायग्नोस्टिक सिस्टम, है ना, लैब्स वगैरह होती हैं। तो आप बता रहे हैं इसमें, तो ये मैं 9(1)(b) लगा दिया। क्या है आपका जो ट्रेड है, इंटेंड पर्पस पता चल रहा है हम्म, इससे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, आप लेमैन के में 9(1)(a) में कब लगेगा, जब कॉमन वर्ड है। और यहां से क्या पता चलेगा आपका इंटेंड पर्पस, क्या पता चलेगा। इंटेंट पर्पस। अब इंटेंड पर्पस कैसे हो सकता है कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब आप काइंड में बता रहे हो इंटेंड पर्पस को, क्वालिटी में बता रहे हो, क्वांटिटी में बता रहे हो, है ना। जैसे अभी एक ट्रेडमार्क मैंने किसी ने अप्लाई किया था, रॉयल्टी कैफे 43 में, मतलब आपने बता दिया कि क्या है वो, कैफे, है ना। क्वांटिटी हम्म, में अभी किसी ने अप्लाई किया था 3 लेयर स्किन, स्किन का काम था मोबाइल स्किन का, तो उन्होंने लिख दिया 3 लेयर, मतलब हम 3 लेयर लगाएंगे स्किन पे, है ना। तो क्वांटिटी में बता दिया आपने। तो इस टाइप से अगर आप इंटेंट पर्पस बताओगे या कॉमन वर्ड लोगे, तो दोनों में क्या लग जाएगा, कॉमन वर्ड के केस में 9(1)(a) और 9B। इंटेंट पर्पस के केस में 9(1)(b। इस टाइप की ऑब्जेक्शन आपके सामने आएंगी। ठीक है। तो यस। इसका हम क्या, जब ऑब्जेक्शन आएगी, जब भी ऑब्जेक्शन आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। जी। कितने डेज में, 30 डेज में। इसको लेके वैसे तो ट्रेडमार्क जो अथॉरिटीज हैं वो थोड़ा लीनियंट है। ऐसा नहीं है कि 30 डेज पार हो गए तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडेंट हो जाएगी, बट रिकमेंडेड है कि टाइम से फाइल करें। वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर, जिसके पास फाइल गई है वो उसको कैसे कंसीडर करता है। वो चाहे तो अबेंडेंट कर सकता है क्योंकि आपने टाइमलाइन तो क्रॉस कर दी, बट इतना लीनियंटली फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा उसमें रियायत रियायत बरतते हैं। ठीक है। तो इसका हमें क्या फाइल करना है, रिप्लाई फाइल करना है ना। तो रिप्लाई, मैंने एक एप्लीकेशन ली है जिसमें 9(1)(a) और 9(1)(b) दोनों लगे हुए हैं, और उसका रिप्लाई मैंने ड्राफ्ट किया है, वही मैं आपसे डिस्कस कर। ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आया हुआ था, है ना। इसमें यस। कॉमन वर्ड और इसमें क्या, इंटेंट पर्पस। ठीक है। तो ये हमारे यस। सामने आया हुआ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसका रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं। रिप्लाई किसका, कि एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, इसका रिप्लाई हम बनाएंगे। ठीक है। क्या नाम है, मिस्टर पैट गैलरी। ठीक है। पहले इस एप्लीकेशन को देखते हैं कि क्या है, उसके बाद इसका रिप्लाई करेंगे और आपके सामने ही अपलोड भी करेंगे। मैं सारे टैब बंद कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या नाम है, मिस्टर पेट गैलरी। ये क्या है, डिवाइस मार्क है, और किस चीज में डील करते हैं ये, बोलो। वेट। फूड स्टफ एंड फूडर फॉर एनिमल, मतलब पेट के लिए, जानवरों के लिए क्या देते हैं, खाना, है ना। जैसे कि भूसा हो गया, खल होगी, है ना, जो जानवरों का खाना होता है उसमें ये डील करते हैं। तो उसकी क्लास क्या होती है, 30। अब इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाया, 9(1)(a) और 9(1)(b। तो ये बोल रहे, एक तो 9(1)(a) है मिस्टर पेट गैलरी, ये क्या है, सारे कॉमन शब्द है, कॉमन भाषा में यूज होते हैं। और दूसरा क्या है, 9(1)(b), उन्होंने क्या लगाया कि भाई ये आपके इंटेंट इंटेंट पर्पस, पर्पस। है ना, इंटेंट पर्पस को बता रहा है। तो 9(1)(b) में तो इन्होंने गलत लगाया है। ठीक है। गैलरी शब्द कहीं भी खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, ये क्या दे रहे हैं, जानवरों का खाना दे रहे हैं, है ना, जानवरों का खाना ही तो दे रहे हैं। तो 9(1)(b) तो इसमें नहीं लगना चाहिए, इंटेंट पर्पस तो शो नहीं हो रहा है। इंटेंट पर्पस करना है गुड्स से, क्या डील कर रहे हैं, खाने में। ठीक है।
अब ये शब्द किससे रिलेट कर रहे हैं? कि 9(1)(b तो इसमें नहीं लगना चाहिए, अब जर्नल शब्द है, 9(1)(a) लग गया। तो हमने इसका हाँ रिप्लाई ड्राफ्ट किया है। रिप्लाई की आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, ड्राफ्ट किया है, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसके फेवर में होगी, मतलब ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहाँ से इशू हुई है ये देखना पड़ेगा। कहाँ से इशू है? दिल्ली से। दिल्ली। कहाँ से आई है? कौन से रजिस्ट्रार से आई है? आपको सबको पता है ना कितने ऑफिस हैं ट्रेडमार्क के? बोलो। 5 ऑफिस है सर। 5 है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो किस ऑफिस से आई है? दिल्ली ऑफिस से। तो हमने सर क्लास 9 और सेक्शन 9 और सेक्शन 11 दोनों में एक साथ ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये आया आ तो हुआ है, सकता है, आ सकता है। ये वही तो आया हुआ है, देखो दोनों लगे हुए हैं। सेक्शन 9 भी तो है, ए बी और बी भी। ये देखो ना, 9(1)(a) भी लगा हुआ है, 9(1)(b) भी लगा हुआ है। ठीक है, 9(1)(a) भी लगा हुआ है, 9(1)(b) भी लगा हुआ है। दोनों चीजें बोल रही हैं कि ये तो कॉमन वर्ड है और आपके बिजनेस को बता रहा है ना। बट ना बिजनेस, ये जब हेयरिंग में जाएगा तो इससे गिर जाएगा, ये ग्राउंड हट जाएगा कि 9(1)(b) नहीं लगना चाहिए। बस ये कोरिलेट करा इन्होंने कि पैट मतलब क्या होता है? जानवर। पैट मतलब, म्यूट कर लो प्लीज जो भी शोर कर रहा है अपने आप। तो इन्होंने बोला पैट मतलब होता है एनिमल और उससे कोरिलेट कर दिया है। हाँ, एनिमल के खाने का सामान है उससे कोरिलेट कर दिया, तो इसका हम रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रार लिखा दिल्ली, रिप्लाई टू द एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो कब आई थी वो लिख दिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया हमने। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डाला और क्लास डाल दी। डियर सर और मैडम, मैं पहले अपना लिखेंगे चाहे निशान एंड ऑथराइज अटॉर्नी फॉर द अबव मेंशन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिस्पॉन्डेड टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। अपने क्लाइंट का एड्रेस डाल देंगे, नेम और एड्रेस जिसके भी आप पे कर रहे हैं। ठीक है, with respect to the trademark application for the mark in class 31 in this connection I am writing this reply to the examination report dated, जो भी उसका डेट होगा। पहले क्या होगा, यहाँ लिखा है देखो रिलेटिव लिखा हुआ, यहाँ क्या होना चाहिए था? ऑब्सोल्यूट होना चाहिए था, क्योंकि 9 में क्या होता है? ऑब्सोल्यूट ग्राउंड होता है। ठीक है, हाँ पर कोई बात नहीं, तो चल जाएगा। रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल क्या कह दिया था? द मार्क इज डिवॉइड। डिवॉइड मतलब क्या होता है? विहीन। मतलब द मार्क इज डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्ट करेक्टर, मतलब इनके इसके मार्क के अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट करेक्टर नहीं है। कौन से मार्क के? मिस्टर पेट गैलरी के अंदर। सो इट इज टू से नॉट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन पर्सन टू वन अनदर। पर्सन फ्रॉम द ड्यू टू अनदर पर्सन, मतलब अपने किसी और के बिजनेस से ये कैसे डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा? ये तो कॉमन शब्द हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा इन्होंने लगाया 9(1)(b), द मार्क इज इंडिकेटिव। exclusively of the word and इंडिकेशन। indication which may serve the trade designated, मतलब काइंड, क्वालिटी, इंटेंट, पर्पस को इंटेंट बता रहे हैं, पर है ना। ये 9(1)(b कब लगता है? जब आप किसी को काइंड बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे, मतलब क्या क्वालिटी है, किस तरह का है, क्या क्वालिटी है, कितना मेजरमेंट है और क्या इंटेंट पर्पज है, तो 9(1)(b लगेगा। तो हमने इसमें अपना सबमिशन दिया है, आवर सबमिशन अंडर फॉर सेक्शन 9(1)(a). Applicant applied for the registration of device mark Mr. Pat Gallery for the purpose of providing service under the class 31 related to food stuff and fooder for animal. Why application ही हमने डाला, ठीक है। The nature of business of applicant is provided to food to pet animal of their customers and client. It is distinct character, क्योंकि इसमें हमने एक चीज लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। एक क्या लिखा हमने कि ये क्या है? हमारे हिसाब से क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर है ये।
और दूसरी बात क्या होती है, कभी भी देखोगे आप, डिवाइस मार्क होता है ना, वो उसको लेना आसान होता है कंपेयर टू वर्ड मार्क। क्योंकि डिवाइस में क्या होती है, वो एक पिक्चर आती है एज ए होल, और वर्ड मार्क में वर्ड का कंट्रोल होता है। हालांकि वर्ड का कंट्रोल हाईएस्ट कंट्रोल होता है, पर वो लेना उतना ही टफ भी होता है ना। तो डिवाइस मार्क इज डिजाइंड in such a way that the moment the client of the applicant visit the brand name, they are in position to understand the nature of business carried out by applicant. तो 9(1)(a) में हमने ये लिखा, तो इट इज वेमेंटली, मतलब हम फोर्सफुली डिनाई करते हैं कि एप्लीकेशन मार्क इज डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। मतलब फोर्सफुली कहते हैं कि हाँ भाई इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ठीक है। और जो अप्लीकेंट है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई वो कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट, वो मेलाफाइड कोई इंटेंशन नहीं है कि वो पब्लिक के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करे। ठीक है, क्या करे, पब्लिक, उसकी इंटेंशन क्या है कि वह पब्लिक के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करे वो। इसलिए मैं मिस्टर पेट गैलरी द ओनली मोटिव टू रजिस्ट्रेशन यूनिक मार्क फॉर द सर्विस ऑफ। इसके इसके संबंध में, रिलेट में, आप अगर कोई केस स्टडी डालोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने केस डाला है अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, है ना। इसमें वर्सेस जो द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया था, जिसमें एक लाइन जज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कही थी। उस लाइन को आप पढ़ो जरा एक बार। So long others must be used mark. लाइन को पढ़ के जरा मेरे को मतलब समझाओ, मैं देखना चाहूंगा कि आप कितना समझ पाते हो उसमें। उस जजमेंट का हिस्सा मैंने लिख के डाला है। हेलो, पढ़ रहे हो? हाँ सर। समझा नहीं सर कुछ। इन्होंने बोला कि एज लॉन्ग एज अदर डोंट यूज द मार्क, मतलब जब तक ये नाम मिस्टर पेट गैलरी कोई यूज नहीं करता है ना, या उससे सिमिलर मार्क कोई यूज नहीं करता है, तो उन्होंने अपनी ओपिनियन दी कि है ना, उसको कोई यूज नहीं करता है तो उसको नॉन डिस्टिंक्ट कहना, मतलब अलग कहना ठीक नहीं, जब तक कोई इसको एज इट इज यूज ना करे। यूज नहीं करेंगे, ओके ओके। समझ गए भाई? यस सर। कॉमन वर्ड किसको कहोगे आप, जो बार बार कोई यूज कर रहा है। ठीक है, और ट्रेडमार्क का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप ट्रेडमार्क को एज ए होल देखो। आप मिस्टर पेट गैलरी को अलग अलग नहीं देखोगे, मिस्टर पेट गैलरी को एक, इन्हें सिंगल फॉर्म देखोगे। तो इन्होंने बोला मिस्टर पेट गैलरी, अगर जब तक कोई यूज, ये नेम और इससे सिमिलर नाम कोई यूज ना कर रहा हो, और वो ऐसा अपीयर ना हो रहा हो कि वो पब्लिक के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम डिस्टिंक्ट कंसीडर करेंगे, ये मतलब है। ठीक है, इसको नॉन डिस्टिंक्ट कह के कुछ मिलेगा नहीं इसको, है ना। तो ये हमने पैराग्राफ वहां से डाल दिया। The mentioned judgment highlight the mark is restrictive and when no similar trademark application filed before registry, मतलब ये नाम इससे सिमिलर पहले कोई रजिस्टर्ड, अप्लाई नहीं किया। हाँ, हुआ नहीं है। तो द एप्लीकेंट मार्क प्रोसेस डिफरेंट एंड इजिली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब अलग है डिवाइस। द एप्लीकेंट इज नॉट इन्फ्रिंजिंग एनी राइट ऑफ मार्क, किसी का मार्क नहीं ले रहे हैं। सो देयरफॉर इट शुड नॉट कॉल फॉर द ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9(1)(a) ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1990। ठीक है, तो ये हमने सबमिशन किसके लिए दिया है, 9(1)(a) के अंदर, जिसमें हमने एक जज की व्यूज भी डाल दिए कि जब तक वो मार्क कोई कॉमनली यूज ना कर रहा हो, वो मार्क है उससे सिमिलर मार्क, है ना, तब तक उसको हम कॉमन वर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, सर ये केस स्टडी कहाँ से मिलेगी? वो अलग अलग निकालनी पड़ती है। मैं जो एक एक केस स्टडी हर 9(1)(a) की, तो यहाँ यही यूज कर सकते हो। 9(1)(b) की डिफरेंट है, वो मैं दे दूँ। फिर मेरा नहीं बट सबमिशन है 9(1)(b) पे। फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर में भी चाहिए, एग्जांपल के तौर पे मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो फिर ये कंटिन्यू कहाँ से मिलेगी? ये तो रिसर्च करनी पड़ेगी, कानून पे, कानून एक करके एक साइट है, वहां पर भी मिल जाती है। थोड़ा सा R&D करनी पड़ती है। ओके ठीक है। अब हमने भी R&D कर करके निकाली है, केस के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालनी पड़ती है ना।
9(1)(b) में क्या बताया? ये अपने इंटेंट पर्पस को बता रहा था। डिवाइस मार्क ऑफ एप्लीकेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट। The applicant mark is of three word, Mr. Pat Gallery, so it does not serve the trade. Designate the इंटेंट। क्या इंटेंट पर्पस नहीं बता रहा है। मिस्टर पेट गैलरी से कोई इसका इंटेंट पर्पस पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? खाने पीने का। पेट के खाने का सामान सेल आउट कर रहा है ना? It is mostly humbly submit that there is no similar or identical applications filed by the proprietor by any proprietor before the, मतलब और किसी ने ये इस तरह का कोई ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं किया है ना? द प्रूफ ऑफ द सेम, जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि क्या है, 9(1)(b) ए और बी लगा, 11 तो लगा नहीं है, तो 11 में साइटेड मार्क आता है ना? तो इसमें भी बोल रहे हैं कि इट इज वर्बली डिनाइड द एप्लीकेशन मार्क में भी सर्व, हम भी डिनाइड करते हैं कि ये इंटेंट पर्पस नहीं बता रहा है। और ये हमने बता दिया एज पर द सेक्शन 17 ऑफ ट्रेडमार्क है, विच इज क्लियरली स्टेट दैट ए मार्क शुड बी रीड एज ए होल। सेक्शन 17 क्या बताता है कि आप मार्क को क्या करोगे? एज ए होल, पूरा पढ़ोगे। मिस्टर पैट गैलरी, द ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क शैल नॉट अलाउड टू, एक्सक्लूसिव राइट। हाँ एक्सक्लूड, मतलब इसके ऊपर मिस्टर पैट गैलरी को हमने एडिशनली लिख दिया कि मिस्टर पैट गैलरी पे अलग अलग शब्द पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मान लो ये बोले कि मिस्टर शब्द मैं ही यूज करूंगा, पैट मैं यूज करूंगा, गैलरी में यूज करूंगा, तो ये ऐसा नहीं कर सकता, वो हमने पहले ही बोल दिया है ना? हाँ, इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोलेगा, इंटायरिटी, मतलब वो पूरा देखना है, उस नेम को मिस्टर पैट गैलरी देखना है। इसमें एक पूरा हमने केस स्टडी डाला है जो डोमिनेंट पार्ट है, डोमिनेंट पार्ट प्रिंसिपल को बताता है ना? तो इसमें एक, मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका एक पूरा स्पेशल अलग से केस बनाना पड़ेगा। अभी तो मैंने एक रिप्लाई दिखाया आपको। Thus the application mark does not process the sovereign rate to designate the intent purpose and other characteristics of goods and service. Therefore, it should not call for the objection under section 9(1)(b) of trademark. In the light of submission given, the authority cited the applicant humbly request to learn registrar to kindly waive off the objection. मतलब objection इस पे, objection mentioned in the examination, allow the above referred application to the further process. मतलब आगे इसको accept advertise करके आगे भेज दिया जाए। We humbly submitted before the learner to set up, मतलब आगे अगर कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, है ना? We humbly submit before the learned examiner to set a date of hearing if required for better, मतलब अगर कुछ आपको चाहिए और फर्दर क्लेरिफिकेशन तो क्या कर दो, हेयरिंग की डेट रख सकते हो आप। ठीक है, वी अवेट योर फर्दर कॉम्बिनेशन ऑन दिस बिहाफ, इस टाइप से आपको रिप्लाई बनाना होता है। आप इसमें ये जर्नली जो लाइंस होती हैं वो सेम ही लाइन होती है, थोड़ा बहुत केस स्टडी को चेंज करना पड़ता है और थोड़ा बहुत लाइंस को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट आपको देंगे। अब ये ड्राफ्ट जब रेडी आप कर लोगे, तो ड्राफ्ट रेडी करने के बाद सबमिट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन फाइलिंग पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे आप? मिसलेनियस रिप्लाई, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट। यहाँ पर क्या डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर। यहाँ डालने के बाद क्या करेंगे, पहले पूछेगा वीडियो, आपको हियरिंग कैसे चाहिए, फिजिकल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और यहाँ क्या डालेंगे, रिप्लाई। ठीक है, और यहाँ अपलोड क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लाई, तो हमने रिप्लाई को अपलोड कर दिया। साथ में क्या लगाना होता है, और पावर। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से, या तो आपने सेव करके रखे हो, नहीं तो आप यहाँ से, कहाँ से, यहाँ पर अपलोड जाएंगे। अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिल जाएगी, पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी, है ना? तो ये मर्ज फाइल हो रखी है, पहले इसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए किस आपका यूज कर सकते हैं, आई लव पीडीएफ का। पेज में ठीक है? पहले इसको आपको सेव करना पड़ेगा।
ये हमें यहाँ हम सेव कर लेते हैं और फिर इस ऐप का यूज करके आप स्प्लिट कर पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हैं। नहीं, क्या हमें क्या चाहिए? थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या आ गया हमारा पीओए ना। हम देख लिया थर्ड एंड फोर्थ को हमने अलग कर लिया है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम गए पीओए, जो लिया हमने, लोड किया, हम्म, क्लोज किया और इसको, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ये साइन करना पड़ेगा। डीएससी से साइन करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? साइन करेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डीएससी लगाएंगे और इसे साइन करेंगे। साइन करने के बाद क्या होगा? एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। और साइन करने के बाद अब आगे रजिस्ट्रार अगर आपके अ, जो रिप्लाई है उससे सेटिस्फाई होगा जो कि हमने लिखा है, तो वो फर्दर क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर क्या दे देगा? हेयरिंग। हेयरिंग। क्या करेगा? हेयरिंग। प्रोपोज हेयरिंग दे देगा। क्या देगा? तो भैया आप मुझे पर्सनल ये समझाइए कि आपको ये नाम क्यों मिलना चाहिए। तो 91A और बी में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो जितना पुराना नाम होगा, जितना पुराना नाम, यूसेज आपकी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक बेस होता है। मैंने एक ट्रेडमार्क अभी एक अपेंड की, उसका क्लाइंट का काम तो नाम था रूट इंडिया कंपनी, तो उसमें भी 91A लगाया हुआ था कि जर्नल नाम है, इंडिया शब्द लगा हुआ है। पर वो 10 साल से यूज कर रहा था, तो बड़ी आसानी से क्लियर हो गया, क्योंकि हमने बेस क्या दिया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ यूसेज उसने एक अपनी पहचान बना ली है ना। तो अगर आप ट्रेडमार्क चाहे रजिस्टर्ड ना भी कराएं, उसको यूज करते रहेंगे, तो जितना भी आप यूज करते रहेंगे आपको ट्रेडमार्क मिलने का चांस बढ़ जाएगा। मतलब कोई सर ट्रेड, बस उसके लिए वहां पे एफिडेविट देना पड़ता है, तो उसके लिए जो भी लगने वाला है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको साइड बाय डॉक्यूमेंट तो साइड। होने ही चाहिए ना, प्रूफ के तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे हमने एक ट्रेडमार्क अप्लाई किया है अभी, बंसल हाँ। मेडिकल सर्विसेज, वो 92 का कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। सर सर, मेरा ही वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। 91 से इनकॉर्पोरेट है, बट उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं, सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, सिर्फ पार्टनर फर्म का, सिर्फ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका। नहीं तो उसके बाद तो देखो, जो पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, ये कोई अच्छे प्रूफ नहीं मानते हैं, उनको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे ज्यादा क्या मानते हैं वो? इनवॉइसेस। क्योंकि ओके। ट्रेडमार्क मिलता किस लिए? बिजनेस करने के लिए, है ना। हाँ हाँ। तो अगर आप बिजनेस में उसको यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने यूज किया 2 दिन, 2 साल यूज किया हाँ। फिर 10 साल यूज नहीं किया, तो भी वो आपको बट ट्रेडमार्क ज्यादा दिन तक उसको कोई और भी अगर अप्लाई करेगा तो वो ये दे सकता है कि ग्राउंड दे सकता है, तो ये ट्रेडमार्क तो ये यूज ही नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा। हाँ, तो वो ग्राउंड दे सकता है, इसलिए आप कंटिन्यू यूज के प्रूफ देने पड़ेंगे आपको। जैसे हर साल का एक इनवॉइस लगा दो, है ना, ओके। कंटिन्यू यूज का। तो इनवॉइस सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। ओके। इनवॉइसेस होने चाहिए। खाली आप सोचो पार्टनरशिप फॉर्म, पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे आपको मिल जाएगा, तो वो उस प्रूफ से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उससे ये नहीं पता चल रहा ना कि उस दिन से आप आज तक कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो। तो इनवॉइस सबसे अच्छा प्रूफ होता है। ओके। इनवॉइसेस बेस्ड। इनवॉइस बेस्ट। इनवॉइस इनवॉइस को कोई काउंटर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जैसे ही हमने वहां सबमिट किया एप्लीकेशन, यहाँ पर आ गई साइन के लिए, ये वाली हमारी हम्म, एप्लीकेशन थी, ठीक है ना, 545। जैसे हमने सबमिट किया, अब इसको हम साइन करेंगे। यहाँ पर डीएससी लगा के, क्योंकि इसमें अटैच नहीं है, डीएससी लिंक करके। और डीएससी किस में चलता है? इंटरनेट एक्चुअली एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर में। हाँ, उसमें अगर लगाएंगे तो जैसे ही हम इसको साइन करेंगे, ये हमारी फाइलिंग हिस्ट्री में दिखाई पड़ेगी। सर हेयरिंग का देखो ये एक्चुअली। 545 आ गया ना, तो हमने साइन हाँ। किया और जैसे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री
स्टैंप आ गई, स्टैंप आ गई जिसमें पीओए और रिपोर्ट जो हमने फाइल किया था, जो अभी ड्राफ्ट किया था, वो लगा हुआ है। जो ठीक है। सर मैं तो इस हाँ मैं तरह से ये आप बोल रहा क्या फाइल कर सकते हो। आज हमने 91A 91B का दिया, बाकी मैं ड्राफ्ट आपको और शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी। सर मैं ये बोल रहा था जिस टाइम में ये हियरिंग में जाता है फर्स्ट ऑफ आप वो एक सेकंड सुनिए जरा। अब हमने रिप्लाई फाइल कर दिया, अब ये अवेटिंग रिप्लाई दिखा रहा था। अब हम उसका स्टेटस चेक करते हैं, तो स्टेटस इसका अवेटिंग रिप्लाई से चेंज हो जाएगा। क्या स्टेटस आ हाँ जाएगा? ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट, आएगा सर। हाँ इसका ऑब्जेक्टिव लिख के आएगा जब तक वो अपना डिसीजन फाइनल नहीं। और यहाँ अपलोड में रिप्लाई आएगा। आप हम्म। पूछो क्या पूछ सकते हैं। सर मैं ये बोल रहा था जिस टाइम में ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन में से हियरिंग में चला जाता है हाँ, तो ये हियरिंग में ऐसे कौन से क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो वो एब्सोल्यूटेड वो ग्राउंड वो रिफ्यूट करने की वो कोशिश करते हैं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसमें आपको ये ट्रेडमार्क क्यों मिलना चाहिए, ओके। है ना। तो हमारा इसमें ग्राउंड क्या होगा? एक तो हम इससे पहले इनवॉइसेस वगैरह मांगेंगे कि भाई कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, कितनी जगह इसने यूज कर लिया है, क्योंकि मार्केटिंग का एक्सपेंस जितना ज्यादा हो जाता है उतनी आपकी पब्लिसिटी भी होती है और उतना आपका कहीं ना कहीं ओनरशिप बढ़ जाती है ना। दूसरा क्या है, जैसे इसमें 91B तो नहीं लगता है, मिस्टर पेट गैलरी है, तो ये अपने कहीं से बिजनेस को तो नहीं बता रहा है ना। और बस पेट शब्द लिखा हुआ है, तो पेट कोई ऐसे लाइव स्टॉक में भी डील नहीं करता ये एनिमल्स में, है ना। ये तो उसका खाना बेच रहा है, तो 91B तो लगता ही नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। 91 ये लगता है वो जर्नल है, तो उसके लिए क्या देना है, सेक्शन 17 में आप इसको एज ए होल दे, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करो। उसको डिफरेंशिएट करना है 9 में क्या प्रॉब्लम आती है, तो भाई कॉमन वर्ड ना हो। तो अगर टोटलिटी में देखेंगे और फिर अगर है तो ये जजमेंट वगैरह दे सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि इस नाम से कोई और पर्सन जब तक यूज नहीं कर रहा है सेम ऐसा, तो नहीं होना चाहिए। ये पहले भी डिसीजन और प्रीवियस जजमेंट में बोला गया है, वो हमने लगाया भी है यहाँ पे, है ना। आप सर बोलिए। हाँ ये बोल रहा था जिस टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है ये किसी और ने एप्लीकेशन करवाया होता है तो हाँ। उस टाइम में पावर ऑफ अटॉर्नी फिर से लगानी पड़ती है और फिर चेंज कराना पड़ता है टीएमएम में। नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे बनाओ, स्टैम्प पेपर बनवाओ, और आपको यहाँ पर जाके मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में जाके, ये है ना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ओके। यहाँ पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर अभी तो दिखाएगा नहीं शायद उसमें। हाँ, तो यहाँ पर अपना डालो और यहाँ पर पीओ अपलोड कर दो। फिर एप्लीकेशन जिस मर्जी ने फाइल की हो, आप हेयरिंग अटेंड कर सकते हो। हेयरिंग और अटेंड, फीस पेड करना पड़ती है क्या उसमें? नहीं कोई फीस नहीं, 1 रुपया पे नहीं करना। ओके। दूसरा तरीका होता है कि फिर टीएमएम के थ्रू आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सारी चीजें चेंज कर लोगे फर्दर। बस ये प्रॉब्लम ये रहती है इसमें कि ट्रैकिंग ट्रैक आपको करना पड़ता है स्टेटस जाके, और उसमें ओके। जब आप टीएमएम फाइल करके अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पीओए डाल देते हो, तो जो फर्दर कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपका हो जाता है। ओके। समझ गए। जो यस सर। एप्लीकेशन आपने फाइल की है उसमें एलओए की जगह वो तो पीओए आपका लगा हुआ है, तो आखिरी तक आपका पीओए लगा रहेगा, क्योंकि पीओए में आप क्या लिखते हो, क्योंकि ट्रेडमार्क अथॉरिटीज के बिफोर अपीयर करने की भी हम इन्होंने ऑथराइजेशन हमें दे रखी है। अगर एप्लीकेशन किसी और ने फाइल की है, पीओए किसी और का लगा हुआ है और आपको हेयरिंग अटेंड करनी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एलओए लगाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर किसी और एप्लीकेशन, या तो आप फिर कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर दो, तो उस चेंज ओके। करते टाइम 900 की फीस लगेगी, और पीओए तो तभी भी लगेगा, है ना। बट उसमें क्या है अच्छा। कि फर्दर कम्युनिकेशन आपको मेल हेयरिंग के मेल वगैरह नोटिस जो भी है, सो कुछ हेयरिंग का अलर्ट इंटीमेशन आपको आने लग जाएगी। और अगर आप वो चाहते हो कि हाँ भाई 900 नहीं पे करना चाहते, तो आपको वो ट्रैक करना पड़ेगा। बट आप यहाँ एलओए डाल के और हेयरिंग अटेंड कर सकते हो। जैसे हेयरिंग आप शुरू होगी, वो ऑफिसर आपसे पूछेगा कि हाँ भाई एलओए अपलोड है, हाँ जी अपलोड है, तो एलओए ओपन करके देखेगा कि आपका नाम उसमें लिखा हुआ है। आपका नाम उसमें लिखा हुआ है तो तुरंत आपको हेयरिंग अलाउड कर। ओके। और लेटर ऑफ द ऑथराइजेशन का फॉर्मेट है कुछ सर इसका? वही जो पीओए का फॉर्मेट होता है उसी को वही लेटर ऑफ लेटर ऑथराइजेशन, ऑफ डिट्टो ऑथराइजेशन। सेम। ओके ओके। ठीक है। PM 48 है वही अपलोड करना हाँ, है।
बस क्योंकि अप्लाई किसी और ने किया, आप ऑथराइजेशन दे रहे हेयरिंग के लिए। ठीक है, तो ओके। ऐसे होता है। ठीक यस। है, तो ये आज 9(1) सेक्शन 9(1)A और 9(1)B की हमने बता दी है। आप एक 2-3 दिन में 11 की भी लेंगे, फिर ऑब्जेक्शन काउंटर, और एक अगर आपका हेयरिंग में रिफ्यूजल हुआ है तो उसकी पिटीशन कैसे फाइल होगी ये भी मैं बताऊँ। सर वो आ, हाँ, रिफ्यूज का कैसे होता है वो? फ्यूज का क्या, पिटीशन? नहीं, रिपिटेशन नहीं। वो अबंडन कर देने के बाद वो कैसे प्रोसेस होती अपेंडेंट है? करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, वो फ्रेश अप्लाई होता है। फिर से फ्रेश अप्लाई करना हाँ, पड़ेगा? फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का रेलिवेंस खत्म होता ओह माय है। गॉड। चलो, ओके ओके, सर। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।